प्री क्वालिफाई करने के लिए इन्वायरमेंट कितना इंपॉर्टेंट है ये बात तो आपको पता ही है। ये एक क्वेश्चन देखते हैं 2022 का ही है ये, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर क्या क्या कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, ये सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, एक ऐसा क्वेश्चन आया है। एक क्वेश्चन है कि फॉरेस्ट एक्ट के अंदर क्या है, देन फॉरेस्ट ड्वेलर एक्ट के अंदर ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है या नहीं है, एक ऐसा क्वेश्चन आया है। देन देखते हैं यहाँ पे कि जो आपका सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है ये एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर है कि नहीं। ठीक है, देखो ये रिपीट भी है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, देख रहे हो, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। देन देखते हैं क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर है कि नहीं। देन जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी किसके अंदर है। तो इस तरीके के लॉज एंड पॉलिसीज़ के क्वेश्चन आते हैं। दिस इज़ पार्ट फर्स्ट वीडियो ऑफ एक्यूरेसी सीरीज़। इसमें मैं वो फ्रिंज वाले टॉपिक्स करवाऊँगा जिससे क्वेश्चन बनने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, और इसके जो नोट्स हैं वो 1 या 2 पेज के होंगे, बहुत ही छोटे नोट्स मगर बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव। जब मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था तो मेरे 38 नंबर आए थे, और मैंने ये नहीं उस समय मुझे पता था कि कौन से ऐसे लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं जिससे एक्यूरेसी बढ़ जाएगी अगर मैं उन लो हैंगिंग फ्रूट्स पे फोकस करूँगा। सब कुछ पढ़ने जाओगे आप भी उनमें से ही होगे और ये सब चीज़ें छोड़ दोगे। ये जो एक्यूरेसी सीरीज़ है ना, ये मैं प्री तक चलाऊँगा और इसमें मैं नोट्स आपको देता रहूँगा। तो प्लीज़ से जस्ट 1 हफ्ते पहले ना ये सारे नोट्स रिवाइज़ करके एग्ज़ाम में चल जाना, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प होगी। ठीक है, जब मुझे ये सब पता लग गया कि जी ये टॉपिक्स हैं जिससे एक्यूरेसी इंक्रीज़ हो सकती है, तब देखो मेरे 105 नंबर है, 67 नंबर का जंप। और ये 2023 का पेपर है। जिन्होंने 2023 का पेपर दिया होगा दे वुड अंडरस्टैंड कि कितना डिफ़िकल्ट था वो पेपर, और 75 नंबर थी उस समय कट ऑफ। तो इसको बहुत ध्यान से सुनना, इसमें हम लॉज एंड पॉलिसी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, क्वेश्चन जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, देन सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, देन यहाँ पे सारे ग्राउंड वाटर वाली अथॉरिटीज़, देन इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। ठीक है, अब देखते हैं आपका एक्ट्स। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रोनोलॉजी में ईयर सेट करने को आ सकते हैं। ठीक है, हैज़ 4 शेड्यूल्स, पहले 6 थे, 2022 में इसको 4 शेड्यूल कर दिया गया। क्या क्या गवर्न करता है, तो नेशनल पार्क गवर्न करता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये गवर्न करता है, कम्युनिटी रिजर्व ये गवर्न करता है, कम्युनिटी फॉरेस्ट ये गवर्न करता है। ऐसे रिजर्व फॉरेस्ट करके एक एलिमेंट होता है, वो क्या गवर्न करता है वो आगे हम देखेंगे। यूजुअली रिजर्व फॉरेस्ट और इन चारों में ना कन्फ्यूजन होती है कि ऐसा लगता है जब ऑप्शन में आते हैं ये, तो हमें ऐसा लगता है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ही होगा, मगर ऐसा नहीं है। आगे देखते हैं क्या है, कौन कौन सी बॉडीज़ ये गवर्न करता है। तो जू अथॉरिटी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ईयर भी इंपॉर्टेंट है 2005, एंड वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो 2006 से 2008। 6 में ऐसे बन गया था, पास हो गया था, देन 2008 में ये फंक्शनल हुआ। तो कोई भी डेट आएगी टिक कर देना वहाँ पे। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, बस इतना याद रखना। इसके अंदर की डिटेल कभी और, अभी बस स्ट्रक्चर पे ध्यान दो। हमेशा पहले स्केलेटन पे ध्यान देना चाहिए, ओवरव्यू, एंड देन इसके अंदर की चीज़ें भरनी है बाद में। पहले स्केलेटन, हमेशा ऐसे ही लर्निंग करोगे तो अच्छा रहेगा, ओवरव्यू आ जाएगा आपको। चलिए देखते हैं सेकंड, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वेरी इंपॉर्टेंट। इस फाइल में जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं, 1 पन्ना, 2 पन्ना, 2.5 पन्ना, ये 2.5 पन्ने में सारे लॉज हैं। ये अगर याद रह गए तो वहाँ एलिमिनेट हो जाएगा। सब कुछ इंपॉर्टेंट है, हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना, इसको सेलेक्टिवली रीड मत कर लेना। तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इसके लिए क्या हुआ ना, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई। कब हुई, किसी को याद है? 1984 में। अभी इसके कितने 40 साल हो गए हैं, 24 + 16। तो ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2 दिसंबर को हुआ था। तो इस ट्रेजेडी के रिस्पॉन्स में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया। ठीक है, उसके बाद इंडिया ने स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट 1972, इसको इंडिया ने साइन किया था। तो इसके भी बिहाफ पे हमने जो है इनैक्ट किया है एक इन्वायरमेंट लॉ आर्टिकल 243 के अंदर। तो अगर कभी आ जाए 253 के अंदर, 253 में कोई इंटरनेशनल अग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम स्टेट सब्जेक्ट्स को भी स्टेट सब्जेक्ट्स पे भी लॉ बना सकते हैं। तो इस वजह से ये लॉ आया है। ठीक है, इतना काफ़ी है। सिर्फ याद रखना, भोपाल गैस ट्रेजेडी, आर्टिकल 253 इज रिलेटेड टू दिस, एंड स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। ठीक है, अब गवर्न क्या क्या करता है आपका इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। सेंट्रल वाटर अथॉरिटी, ग्राउंड वाटर अथॉरिटी 1997, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, ये ऐसे लिख दिया है, मगर सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी
इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट करता है। अभी हमने देखा है वो 4 वाटर कमीशन, ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, फिर नेशनल वाटर बोर्ड, ये सब भी आएगा, एक साथ मैं करवा दूंगा वो। देन इको सेंसिटिव जोन गवर्न करता है, जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या आपके नेशनल पार्क होते हैं उसके रेडियस में 10 किलोमीटर, इसको इको सेंसिटिव जोन बोलते हैं। तो ये इको सेंसिटिव जोन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आता है, तो ये भी आ सकता है क्वेश्चन। नेशनल गंगा काउंसिल 2016, ये भी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ही बना है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, अगेन आ गया है क्वेश्चन, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ही बना है। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है। देन CRZ क्या है? कोस्टल रेगुलेशन जोन, ये भी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बना है। इसमें 1, 2, 3, 4 ऐसे जोन्स आते हैं, ये कभी बाद में। देन ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। देन POP रूल्स का डेट देख लेना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपका परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, आई थिंक 12 हैं, 12 के नाम हैं, ये भी मैं दे दूंगा किसी एक्यूरेसी सीरीज़ में, कहीं पे मैं दे दूंगा, ये इंपॉर्टेंट है ये। देन स्टैंडर्ड ऑफ एमिशन, यही BS6 इंजन, BS2 इंजन, ये सब इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर है। एयर एक्ट के अंदर भी ये गवर्न होता है और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर भी ये गवर्न होता है। एयर एक्ट अभी नीचे आएगा। देन नॉइस पॉल्यूशन रूल, देखो जी, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में नॉइस पॉल्यूशन भी आता है, एयर एक्ट में भी नॉइस पॉल्यूशन है, पता है, नॉइस पॉल्यूशन का रेगुलेशन अभी आगे आएगा। ये थोड़ा एक बहुत ही आउटलायर टाइप टॉपिक है, आउटलायर टाइप पॉइंट है, इसको याद रखना कि जी नॉइस पॉल्यूशन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर भी है, ठीक है। नेक्स्ट फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ये उतना डिफिकल्ट नहीं होगा समझना। 1980 वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी डिफॉरेस्टेशन का काम होता है इंडिया में वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंदर आता है, ठीक है। कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन एक्ट कैंपा 2016 यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये भी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंदर आता है 1980, ठीक है। नाउ नेक्स्ट फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 इंपॉर्टेंट है। क्या क्या गवर्न करता है? वही माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, अभी क्वेश्चन हमने देखा है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का, ये फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर है। टाइटल राइट्स की लैंड आपको मिलेगी नहीं मिलेगी, इसमें भी जनरेशन जैसा होता है कि 2 जनरेशन पे होनी चाहिए तभी आपको ये लैंड मिलेगी, वो बात की कहानी है, अभी बस इतना पता हो तो काफ़ी। क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट इसी के अंदर आता है। इसका डेफिनेशन एक बार वो करना, गूगल करना, विकीपीडिया का पहला पैराग्राफ इससे पढ़ लेना, आपको डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी कि क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट होता क्या है, ठीक है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, ये इसमें आता है ग्रीन बेल्ट, जो आजकल बन रहे हैं ग्रीन बेल्ट, ये इसी के अंदर है। ग्रीन बेल्ट की डेफिनेशन क्या होती है? अगेन जाना और उसको खुद से देखना, आपको ज़्यादा याद रहेगा। एक चीज़ मैं बताना भूल गया, गोदावर्मन केस, गोदवर्मन होना चाहिए इसे, गोदवर्मन केस जो है 1996, ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत लड़ा गया था। जस्ट इन केस UPSC का दिमाग ख़राब हो और ये पूछ ले कि ये केस किसके अंदर है, तो ये केस इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, ये इंपॉर्टेंट है। रिजर्व फॉरेस्ट इसी के अंदर आता है, अभी जो मैं बात कर रहा था यहाँ पे रिजर्व फॉरेस्ट, ऐसे करके रिजर्व फॉरेस्ट, क्या कौन से एक्ट है? 1927, कौन सा एक्ट है? इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के अंदर रिजर्व फॉरेस्ट आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होगी। सेकंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में है और किसको इम्प्लीमेंट करने के लिए है? कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992 में 3 कन्वेंशन आए हैं, वो भी मैं बाद में बता दूंगा, इंटरनेशनल वाले एक साथ ही बता दूंगा सारे। देन NGT वेरी इंपॉर्टेंट, NGT तो बहुत बाहर सवाल आ चुके हैं, 2010 में बना है, वेरी इंपॉर्टेंट। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर नहीं आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 7 एक्ट्स इसके अंदर आते हैं। वाटर एक्ट आई थिंक 1974, एयर एक्ट 1981, वाटर सेस जो लेते हैं, सेस का क्या मतलब होता है ये एक बार गूगल करना, ठीक है। टैक्स के ऊपर टैक्स होता है सेस। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट इसी के अंदर आता है। पब्लिक लाइबिलिटीज़ एक्ट 2002 या 1991 कुछ ऐसे। देन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002, ये सारे एक्ट NGT के अंदर आते हैं। तो इन सारे एक्ट में कोई भी वायलेशन होगा आप NGT जा सकते हो, ये क्वेश्चन बनेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बिल्कुल याद कर लेना साथों के साथ। देन वाटर एक्ट 74, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसको इन्फोर्स करता है वाटर एक्ट को, और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर है, ठीक है। एयर एक्ट
अगेन सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एयर एक्ट को इनैक्ट करता है, इन्फोर्स करता है। और देखो एयर एक्ट में नॉइस पॉल्यूशन का भी रेगुलेशन है कि कितने डेसिबल होना चाहिए, सब एयर एक्ट के अंदर है, नॉइस पॉल्यूशन रूल्स के अंदर नहीं है, इसके अंदर है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही आउटलायर टाइप पॉइंट है, इसको याद रखना। नेक्स्ट, नॉइस पॉल्यूशन रूल्स। नॉइस पॉल्यूशन रूल्स किसके अंदर है? तो इन्फोर्स्ड बाय सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड गवर्न्ड बाय एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अभी ये जो जितने भी बॉडीज़ हैं ना, इसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा मैं, जिसमें सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और भी जितने भी बोर्ड्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, वो सब मैं बता दूंगा। कुछ भी मैं नहीं बताऊंगा जो प्रीवियस ईयर में नहीं आया है। प्रीवियस ईयर उससे रिलेटेड ही चीज़ें बताऊंगा मैं, कोई भी आड़ी टेढ़ी तिरछी चीज़ें नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि यही सब आता है और सब बिल्कुल नहीं आता है। कितने मैंने कोचिंग के नोट्स पढ़ के रट के गया, कुछ नहीं आया। PYQ एंड PYQ से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वही आएंगी, उससे ही बनेगा, नहीं बनेगा तो किसी से नहीं बनेगा। तो उससे PYQ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, पब्लिक लाइबिलिटीज़ एक्ट। किसी भी पब्लिक को किसी भी इन्वायरमेंट की एक्ट की वजह से कोई भी दिक्कत हुई है तो उसकी लाइबिलिटी कैसे सिद्ध होगी, ठीक है। तो ये जो भी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में जो भी चीज़ें हैं, अगर उन चीज़ों की वजह से अगर वाइल्ड लाइफ अटैक हुआ है और पब्लिक को दिक्कत हुई है, तो पब्लिक जाके पब्लिक लाइबिलिटी एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग फाइन वो कॉम्पनसेशन ले सकती है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो पब्लिक लाइबिलिटी एक्ट वर्क्स अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, और जो भी रिलीफ फंड है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, तो ये बात ध्यान रखना। तो पब्लिक लाइबिलिटी एक्ट 1991 इट वर्क्स अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर इसका फंड है, ठीक है। खत्म हो गई कहानी। अब जरा हम वो वाला क्वेश्चन देखते हैं। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 1974 वाटर एक्ट पहले बना था, उसके बाद उसके तहत हमने सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बना दिया। बाद में एयर एक्ट 81 में बना और फिर सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को उसकी भी जिम्मेदारियां दे दी गई, ठीक है। अभी वाटर कमीशन वाले सारे हैं। सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी 1970 में बना है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर है। वेरी इंपॉर्टेंट। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बॉडी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आता है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर कमीशन, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आता है। जो ग्राउंड वाटर बोर्ड है, बॉडी बोल रही है, बोर्ड है, वो साइंटिफिक वर्क करेगा, जैसे असेसमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर, ये वाले काम बोर्ड करेगा। जो कमीशन है वो टेक्निकल काम करेगा, जैसे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी, कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट्स फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, तो ये सारे काम ये करेगा। बस इतना याद रखना कि बोर्ड जो है वो साइंटिफिक काम करता है, कमीशन जो है टेक्निकल काम करता है। तो ऑप्शन ना इस तरीके के होंगे तो आप वहाँ टिक कर दोगे। खैर इतना घुस के तो नहीं आएगा, इतना आएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर क्या है। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर ये दोनों है, और ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आता है। नाउ नेक्स्ट, नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी 1982 में बनी थी और एक ऑटोनोमस बॉडी थी, मगर अभी इसको रिप्लेस कर दिया गया है नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर अथॉरिटी से। तो ये आगे नेम सजेस्ट कि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर को देखता है। पहले इस चीज़ को देखते थे नेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी, अभी देखती है नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर अथॉरिटी, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे, उसी वाले क्वेश्चन पे। देखो अब याद भी रहता है कि नहीं। नेशनल वाटर कमीशन, अभी बताया मैंने, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, कमीशन है, टेक्निकल काम करेगा, टेक्निकल मिनिस्ट्री ऑफ जल। सेंट्रल वाटर कमीशन, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, बोर्ड जो है वो करेगा साइंटिफिक काम, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, ये जो अथॉरिटी है ये आपका इसके अंदर आता है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आता है, और ये भी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में है, ठीक है। नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी 1982, अब इसको रिप्लेस कर दिया नीरा से, नेशनल इंटर रिवर लिंकिंग अथॉरिटी, ओके। नाउ इफ़ यू वांट टू स्ट्रीमलाइन योर प्रिपरेशन, देन आप वन स्टॉप सॉल्यूशन प्लान को कंसिडर कर सकते हो। इट विल एलिमिनेट योर रिस्क ऑफ इनकन्सिस्टेंसी, जिसमें आप एक दिन किताब पढ़ते हो, 2 दिन आप जोश में पढ़ते हो, देन तीसरे दिन सब गायब, 2-3 दिन का ब्रेक आता है, देन आपको फिर से रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो ये सब नहीं होगा इस प्लान में। एवरी ऑल्टरनेटिव डेज क्लास होगी आपकी, और आपको मैं बताऊंगा क्या आपको पढ़ना है, कैसे आपको पढ़ना है, कब आपको पढ़ना है। तो एवरीथिंग विल बी सर्व टू यू, ठीक है। देन आपका कन्फ्यूजन कि कौन सा मटेरियल क्या करें हम, क्योंकि आप यूट्यूब पे जाते होगे, वहाँ पे 1000 लोग हज़ार तरीके की बातें करते हैं, तो बहुत कन्फ्यूजन होता है। ये कन्फ्यूजन भी पूरा का पूरा दूर हो जाएगा, बिल्कुल वेल डायरेक्टेड गाइडेंस आपको मिलेगी। अब बेनिफिट क्या क्या है? ओनली 2 आवर्स
for 6 days if you study in a week, you will be able to finish your GS1 syllabus in 10 to 12th month. अगर आप 4 घंटे पढ़ाई करते हो तो 6 से 7 महीने में खेल खत्म। मगर ऐसा होगा कैसे? क्योंकि आपको कोई नोट्स नहीं बनाने, सारे नोट्स मैं दूंगा, कॉन्सेप्ट्स भी मैं ही समझाऊंगा, PYQ भी मैं ही कराऊंगा। सिर्फ और सिर्फ आपको अपना बेसिक मटेरियल रीड करके आना है। सो इफ़ यू लाइक दिस तो आप इस प्लान को कंसिडर कर सकते हो। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।